Hello everyone. So I am back with another video related to GST goods and service tax. Last time मैंने आपको GST के इनवॉइस के बारे में बताया and I am very thankful to you कि you took time to watch that video and comment and आपने कई लोगों का मुझे मेल भी आया, व्हाट्सएप भी आया, तो मैंने कईयों को इनवॉइस का फॉर्मेट मेल कराया है। एंड अगर आपको अभी भी रिक्वायर्ड है इनवॉइस का फॉर्मेट तो मेरा वीडियो देखिए और आप मेल करिए। और मैं आज कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगी कि इसमें भी काफी सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। उन फॉर्म्स के बारे में मैं आज ऐसे डिस्कस नहीं करूंगी इस वीडियो में, मगर उन फॉर्म्स का फॉर्मेट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी लास्ट में दूंगी मैं वीडियो के, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर भी लास्ट में दूंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। देखिए, वैट में भी हमने कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ी, उसमें भी जो कॉम्पोजिशन स्कीम थी उसके पीछे लॉजिक तो सेम ही है कॉम्पोजिशन स्कीम के भी पीछे ना। बेसिकली क्या है कि जीएसटी के आने से बहुत अच्छा हुआ, इट इज वेरी नाइस, बहुत फायदे हुए हैं, मगर कंप्लायंस प्रोसीजर्स ना बढ़ गए, रिटर्न फाइलिंग बढ़ गई। तो स्मॉल बिजनेसमैन बेचारा सोचता है कि भाई मैं कम कमाता हूँ, मेरा काम कम है, मैं इतनी रिटर्न क्यों फाइल करूं, मेरे बस का ही नहीं है। तो ऐसे स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बेसिकली कॉम्पोजिशन स्कीम आई, जो ये सोचते हैं भाई मैं कम कमाता हूँ, इतना तो टैक्स ही चला जाता है। तो उनके लिए स्कीम आई, उनको बोला गया कि भाई ठीक है, आप अगर एलिजिबल है तो आप ये टैक्स रेट एक बार में पे कर दीजिए और रिटर्न फाइलिंग भी आपका कम है, तो खुश रहिए। बस ये है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे वैट में थे वैसे ही अब है। तो आपको लगेगा सेम ही है सिवाय एलिजिबिलिटी के पॉइंट्स के, बाकी सब आपको लगेगा बिल्कुल बिल्कुल सेम सा लगेगा। बहुत इजी है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और देखिए, मैं ना यहाँ पे लीगल लैंग्वेज लिखूंगी और आपको समझाऊंगी। तो जहां अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको वहां पे लीगल लैंग्वेज ही लिखनी है, जो कि मैंने आपको इनवॉइस की वीडियो में भी बताया कि लिखनी तो लीगल लैंग्वेज ही है, तो आपको समझनी तो पड़ेगी ही, ठीक है। तो मैं जैसे समझाऊंगी वैसे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं आपको इजी वर्ड्स में भी बताऊंगी, लीगल लैंग्वेज भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर कौन सकते हैं। देखिए, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको ये देखना है कि मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक थी या मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा थी। अगर आपकी, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स, कि आप रजिस्टर्ड बायर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, आपकी पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। When I say does not exceed 50 lakhs, I mean कि अगर आपका 50 लाख भी है तब भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में यही चीज हिट हो जाएगी कि भाई इस सप्लायर का 50 लाख टर्नओवर है, अब बताओ कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है कि नहीं। तो आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज ना हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए तब ऑप्ट नहीं कर सकते जब आप 50 लाख से ज्यादा आपकी एग्रीगेट टर्नओवर हो जाती है। ये पॉइंट समझ आया, क्लियर है। उसके बाद रेट, जो मेन चीज है बेनिफिट्स। पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ। देखिए, अगर आप स्टेट का टर्नओवर ले लीजिए या यूनियन टेरिटरी का टर्नओवर, आपका आप कौन है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, और आपका स्टेट का टर्नओवर या यूनियन टेरिटरी में जो टर्नओवर है आपका है, और उसका जो 1% है ना, सीधा टैक्स हो जाएगा। यू आर मैन्युफैक्चरर, तो जो भी आप स्टेट में टर्नओवर अर्न कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी में टर्नओवर अर्न कर रहे हैं, उसका 1% रेट हो गया। फिर देखिए, आ जाते यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो क्लॉज भी है वैसे रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेबल है, आप ये दिमाग में लेके चलोगे रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेबल है, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, मैंने ये बोला कि भाई सप्लाई, सबसे पहले तो सप्लाई पढ़ो और फिर यहाँ पढ़ो ऑफ गुड्स। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ आप तोड़ के पढ़ो तो आपको समझ आएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर ये 1, ये 2 और ये 3, बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। तो पहले तो ये समझिए कि भाई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के थ्रू ही आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। कोई भी गुड्स नहीं है, पर्टिकुलरली गुड्स कौन से, फूड या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आर्टिकल, कुछ भी जैसे
कि हल्दीराम्स हो गया या कोई भी रेस्टोरेंट हो गया जो आपको खाना खिला रहे हैं, आप चाइनीज खाने जाते हैं या हल्दीराम्स पे आप मिठाइयाँ वगैरह लेने जाते हैं, वो भी ह्यूमन कंजम्पशन के आर्टिकल में आ जाएगा। या आप कुछ भी खाते हैं, छोले भटूरे, राज कचौड़ी, ये सब खाते हैं तो फूड ही होता है ना। या आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक ड्रिंक, बड़ी गंदी होती है ना अल्कोहलिक ड्रिंक, तो इसको तो एक्सक्लूड ही कर दिया। ऐसे आपको याद हो सकता है। आई डोंट मीन एनी ऑफेंस, प्लीज, मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि कोई भी फूड या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए आर्टिकल या ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक ड्रिंक अगर आप सप्लाई कर रहे हैं एक सर्विस के थ्रू, तो आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का ऑप्शन है और रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, 2.5% होगा। अच्छा, अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, ये बात आप आगे बढ़ेंगे कि वैसे सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं, ये बात को समझ रहे हैं। मगर अगर आप इस सर्विस के थ्रू फूड को सप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है और आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, 2.5% लगेगा। समझ आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई और सप्लायर है तो आपके स्टेट के टर्नओवर पे या यूनियन टेरिटरी के टर्नओवर पे कितना रेट ऑफ टैक्स लगेगा, 0.5%। अब आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। लिख लिया, चलिए आगे चलें। ये भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज लिख लीजिएगा कि ना ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड पॉइंट में पढ़ना है, फिर यहां से पढ़ना है आपको फोर्थ। इसको ऐसे अगर पढ़ेंगे ना तो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड लीगल लैंग्वेज थोड़ी लर्न करनी डिफिकल्ट होती है, ऐसे पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगी। फिर देखिए, ये तो पहला बेनिफिट था कि रेट आपका डिक्रीज हो गया, एक रेट दे दिया भाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि नॉट एक्सीडिंग का मतलब क्या है। नॉट एक्सीडिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ना 2.5% तक या 1% तक या 0.5% तक रेट रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं रख सकती। ठीक है ना, स्टेट पे डिपेंड करता है ना। फिर रिटर्न फाइलिंग, अब ये एक और बेनिफिट है भाई। आप बोला गया बिजनेसमैन को कि कोई बात नहीं, आप रिटर्न ज्यादा फाइल नहीं करना चाहते, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर दो, चलो आपको माफ किया। तो क्वार्टरली का मतलब ये हुआ कि भाई अप्रैल से जून की रिटर्न आपको 18 जुलाई तक करनी है, जुलाई से सितंबर की रिटर्न आपको 18 अगस्त तक करनी है, अक्टूबर से दिसंबर की रिटर्न 18 जनवरी तक करनी है, और जनवरी से मार्च की रिटर्न 18 अप्रैल तक करनी है। ये आपका था सेकंड बेनिफिट। पहला बेनिफिट क्या था भाई, रेट कम हो गया टैक्स का। दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई रिटर्न जो है आप क्वार्टरली फाइल कर दो, आपके लिए हमने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, है ना। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। पहला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का कोई भी आपके पास चांस ही नहीं है। मगर अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के थ्रू आप फूड को सप्लाई कर रहे हैं या ड्रिंक को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप कर लो कॉम्पोजिशन स्कीम, ले लो, कोई बात नहीं, ऑप्ट कर लो, अलाउड है ना। फिर अगर आप ऐसे गुड्स सप्लाई कर रहे हैं भाई जिन पे टैक्स ही नहीं लगता, तो बात ही खत्म हो गई कॉम्पोजिशन स्कीम की। फिर आप इंटर स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि भाई अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का, तो भी आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। फिर आता है कि भाई आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्स को बस सोर्स पे ही काट लेता है, टैक्स को सोर्स पे ही कलेक्ट कर लेता है। एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट महान, अगर गवर्नमेंट ने भाई नोटिफिकेशन दे दी कि भाई एक्सक्यूज मी, ये गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर है ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, बस, तो बस फिर तो गवर्नमेंट महान। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट में मार्क कर देती हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वैसे तो हम कहते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे जो लोग एंगेज हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, क्या इसका कोई एक्सेप्शन है।
तो यू हैव टू गिव दैट एक्सेप्शन, और आपको लीगल लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपके गुड्स के ऊपर टैक्स ही लेवी नहीं होता तो बात खत्म हो जाती है। फिर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं तो भी बात खत्म हो जाती है। फिर अगर आप किसी अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहे हैं जो सोर्स पे टैक्स काट लेता है, तो भी आपको कोई हक नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने का, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई ये जो गुड्स है इनके मैन्युफैक्चरर्स जो है बिल्कुल भी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ये बात समझ आई। फिर क्या होता है कि देखो क्या होता है कि ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ये बिजनेस स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, तो आप मेरी बात को समझो कि इस क्लॉज में बिल्कुल से लीगल, बिल्कुल सा लॉजिकल है कि भाई आपके फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पॉइंट में अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप ये ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते, फिर वो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, लॉजिकल है, जस्ट है, जस्टिफाइड है ना। कि भाई अगर आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी दिन पे एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस कर गई तो आपका ये ऑप्शन लैप्स कर जाएगा। फिर आता है कि अब मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली कि साइड इफेक्ट क्या है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो आपने वैट में भी पढ़ा था कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल करते ही, ऑप्ट करते ही। दूसरा, आप जो है रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अ टैक्सेबल पर्सन टू whom these provisions apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him, nor shall he be entitled to any credit of input tax। समझ आया। उसके बाद आगे चलते हैं कि भाई अगर ये जो प्रॉपर ऑफिसर है उससे लगता है कि आपको कोई हक नहीं था कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का, तब भी आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली, आपने टैक्स चोरी किया, तो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा जो बनता है, साथ ही साथ भाई साहब पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, फंस जाओगे। बेवकूफ समझते हो गवर्नमेंट को। तो अगर आपने ये झूठ मूठ जबरदस्ती कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट किया तो आपने क्यों किया भाई, टैक्स चोरी करना था, अब टैक्स तो दे ही दे, साथ में पेनल्टी भी दे। मेरी बात को समझे। तो आप ये नहीं कर सकते, आप देखिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। एलिजिबल नहीं है तो आप मत तो उसको ऑप्ट करिए, फंस जाएंगे, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी टैक्स के साथ साथ, क्या फायदा। नहीं, थोड़ा ऐसे पढ़ने से ना लर्न हो जाता है। फिर कंडीशन सबसे पहले तो देखिए आप एक कैजुअल टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और ना ही आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होने चाहिए। कैजुअल टैक्स पर टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों ही आप नहीं होने चाहिए। फिर जो अपॉइंटेड डे है उसमें जो आपके पास स्टॉक है आप चेक करो क्या उसमें कोई ऐसा स्टॉक है जो आपने किसी और स्टेट से खरीदा था, तो आप नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। और या आपने बाहर से इंपोर्ट भी कब किसी और स्टेट से नहीं होना चाहिए परचेज, तो किसी और कंट्री से इंपोर्टेड क्यों होना चाहिए, लॉजिकल सी बात है। फिर किसी और स्टेट से अलाउड नहीं है तो किसी और कंट्री से अलाउड क्यों होगा, नहीं, तो यही लिखा है। फिर आपकी कोई, आपने बोला भाई नहीं मैंने ना परचेज नहीं किया है, मेरी ना स्टेट में किसी और, मैं दिल्ली में हूँ, महाराष्ट्र में ना मेरी ब्रांच है, मैंने वहां से रिसीव किया है। बेवकूफ समझते हो अगले को, तो नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये आपने बोला मेरा एजेंट है ना उससे रिसीव किया, परचेज नहीं किया, एजेंट ने भेजा है। क्यों, डू यू थिंक दे आर स्टूपिड, गवर्नमेंट स्टूपिड है, समझ नहीं आता उन्हें। तो आपने, चाहे आपका कोई एजेंट बाहर हो, चाहे आपका कोई प्रिंसिपल बाहर हो, चाहे आपकी कोई ब्रांच बाहर हो, तो इन तीनों से भी अगर आपने बाहर से गुड्स रिसीव किए हैं और वो गुड्स आपके स्टॉक में है अपॉइंटेड डे पे, तो आप जो है ये ऑप्शन उस दिन से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और जब इंटर स्टेट परचेज का स्टॉक ही अलाउड नहीं है तो इंटर कंट्री क्यों अलाउड होगा, है ना, समझ आया। फिर कहता है कि भाई आपके जो गुड स्टॉक में है किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ऐसा ना हो कि आपने परचेज किया है, और अगर परचेज किया भी है तो आप ध्यान रखिए कि वो जो सप्लायर है कि उसने टैक्स पे किया हो। अब ये जो सेक्शन है मैं अगेन इस सेक्शन को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि दिस इज ऑन कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है।
फिर से मैं बोलती हूँ कि भाई आपके पास जो अपॉइंटेड डे पे गुड्स है स्टॉक पे, उसमें कोई ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जो आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया हो। अगर किया भी है तो आप ये देखिए कि उस सप्लायर ने जो है टैक्स पे किया सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर। तो ये कंडीशंस थी, वो एलिजिबिलिटी थी, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर आगे कहता है कि आपने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 4 में जो इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर टैक्स पे किया है। आपको अभी ये पॉइंट समझ में आएगा क्योंकि आपको अभी इसका ज्ञान नहीं है, और मैं ये सेक्शन इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि ये लॉ में लिखा है तो मैंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर कहते हैं ही वॉज नॉट एंगेज। अब देखो, कोई भी गवर्नमेंट ने ऐसे मैन्युफैक्चर गुड्स में नोटिफाई करे हैं, गुड्स लिख दीजिए यहाँ पे, गुड्स लिखना भूल गए हैं, गुड्स। गवर्नमेंट ने काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कुछ ऐसे गुड्स किए हैं नोटिफाई। उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप, ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि अगर आप इनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप इनमें एंगेज ना हो, ठीक है ना। फिर कहते हैं, फिर ये बात आती है कि भाई अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको अपने बिल ऑफ सप्लाई में ये बात लिखनी है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। क्यों? क्योंकि आपको कोई हक नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, रिसिपिएंट, ठीक है। वंस यू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, उसके बाद जो आपका नोटिस या साइन बोर्ड है ना, हर नोटिस, अगर आपके पास 10 साइन बोर्ड है, 10 नोटिस है, तो उन 10 पे आपको ये बात लिखनी है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों चीजें पहले नहीं थी लॉ में, तो आपको ये लिखना है। स्टार बना लीजिए, ठीक है। एट अ प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड, और अगर कोई एक तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड लगाते हैं, वहां पे तो आपको लिखना ही है। किसी भी एडिशनल प्लेस पे अगर आपका बिजनेस है एडिशनल प्लेस पे, वहां पे भी आपने नोटिस बोर्ड या साइन बोर्ड लगाया है, वहां पे भी आपको लिखना है कि यू आर अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे जाकर ये कॉम्पोजिशन स्कीम का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है, जिसके क्रक्स पे अगर हम बात करें तो दो बेनिफिट्स, सबसे पहले तो 50 लाख तक आपकी पिछले साल टर्नओवर होनी चाहिए। दूसरा आपने पढ़ा कि रेट 3 तरीके के बताए, 1%, 2.5% रेस्टोरेंट के केस में, बाकी सबके केस में 0.5%। रेस्टोरेंट में क्या ध्यान रखना है कि आप अल्कोहलिक लीकर सेल नहीं कर रहे, और फिर रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली कर दी गई। 2 नुकसान थे क्या, कि एक तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, दूसरा आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले नहीं सकते, ठीक है। और बाकी एलिजिबिलिटी और कंडीशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको, अब इसके ना काफी सारे फॉर्म्स है, रिपीट, जो मैंने यहाँ पे अभी जिक्र नहीं किया उन फॉर्म्स का, मगर है तो जिनको उन फॉर्म्स की जरूरत है, कॉम्पोजिशन फॉर्म्स के फॉर्मेट की, आप प्लीज मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिए डायरेक्टली, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना मेल आईडी और अपनी रिक्वायरमेंट, चाहे फिर वो इनवॉइस का फॉर्मेट हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन फॉर्म का फॉर्मेट हो, मैं दोनों ही मेल करा दूंगी आपको। दूसरा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको समझ आई मेरी बातें, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल का बटन होता है उसको दबाएं, और साथ ही साथ लाइक करें, ताकि मैं और वीडियो जैसे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिले और नॉलेज बढ़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।